हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। आज से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज द सिक्योरिटीज फोर्सेस, सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैंडेट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन में देखा हुआ था इसका सिलेबस क्या है, सिक्योरिटीज इश्यूज का, कहाँ पे प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में भी जिक्र किया था। मेंस में पेपर 3 जो हमारा है वहां से इसका पेपर 3 से लिंक है। और उसके अलावा भी हम लोगों ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाइएगा, क्या बुक्स लेना है, क्या स्टडी मटेरियल लेना है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था। तो आज हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम लोग की डेली करंट अफेयर से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगा। आपके कोई भी डाउट हो सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड तो आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मुझे बैंकिंग में भी मैं पढ़ाता हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस पे भी मेरा क्लासेस रहती हैं। अगर आप वहाँ पे भी देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मैंने अपने बारे में पिछली क्लास में बताया हुआ था, मैं क्या क्या टॉपिक लेता हूँ, क्या क्या मेरा जो एक्सपर्टाइज है, किस फील्ड में कौन से एग्जाम्स के, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था। चलो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सिक्योरिटीज फोर्सेस, सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैंडेट्स। वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं हमारे देश में, जैसे कि आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अगेन कई पार्ट में डिवाइड हैं। असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, और फिर हम लोग देखेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल एजेंसीज, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा इंटेलिजेंस एजेंसीज का। तो सेंट्रल एजेंसीज तक हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आपको पीडीएफ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। लाइक इन मैनी फेडरल स्ट्रक्चर का हम लोग को ये पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहती है। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मैंडेट करता है कि लॉ एंड ऑर्डर दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट्स। जो लॉ एंड ऑर्डर होगा ये किसके अंतर्गत आएगा, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स। हमने देखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिल्ली। Therefore, the work of policing lines with respect to the state and territories of India. फेडरल लेवल पे कई सारी एजेंसीज हैं जो कि यूनियन मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं और वो सपोर्ट करती हैं स्टेट्स को इन देयर ड्यूटीज। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आईपीएस। आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये किसके अंतर्गत आती है, यूनियन होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, और इन लोगों को सपोर्ट मिलता है स्टेट्स के द्वारा। लार्जर सिटीज ऑल्सो ऑपरेट मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट। सीनियर पुलिस ऑफिसर इन द स्टेट पुलिस फोर्स एज वेल एज दोज इन अ फेडरल एजेंसी दे आर द मेंबर ऑफ द आईपीएस। जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा स्टेट पुलिस फोर्स में, वो किसका मेंबर होगा, आईपीएस का मेंबर होगा, एज वेल एज इंडियन रेवेन्यू का भी मेंबर हो सकता है इन वन ऑफ द सिविल सर्विसेज। सेंट्रल और फेडरल एजेंसीज क्या होती हैं। जो फेडरल पुलिस, इसको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे मेजॉरिटीज जो है फेडरल लॉ एनफोर्स एजेंसीज, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन से आया हुआ है इस टाइप का प्रीलिम्स में। मेजॉरिटी ऑफ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कंट्रोल किए जाती है होम मिनिस्ट्रीज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंट्रोल करते हैं, और जो हेड होगा एक हेड ऑफ ईच फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो हमेशा आईपीएस ही रहेगा। इट इज ऑलवेज एन आईपीएस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा या फिर टेरिटरीज के द्वारा। एंड ऑलमोस्ट ऑल रूटीन पुलिसिंग, जो कि इंक्लूड करता है एप्रीहेंशन ऑफ क्रिमिनल्स, इज कैरिड आउट बाय द स्टेट लेवल पुलिस फोर्स।
कॉन्स्टिट्यूशन ये भी परमिट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर सकती है पुलिस ऑपरेशन में और उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है बाय ऑथराइजिंग द मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन पुलिस फोर्स। इंडियन पुलिस फोर्स को वो क्या कर सकते हैं, एक मेंटेनेंस को ऑथराइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकती है इन द पुलिस ऑपरेशन। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है दे आर रिक्रूटेड, हमें भी पता है, आप लोग भी बन के ही जाएंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके थ्रू ही आप पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, द हायर लेवल रैंक। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को भी ऑथराइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन कर सकते हैं वॉट एवर द फोर्सेस आर, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कौन कौन सी फोर्सेस जरूरी है, किस टाइप की फोर्सेस हम लोग को क्रिएट करना है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। इसके अंतर्गत द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल पुलिस फोर्स कैन बी लीगली डिटेल्स इन टू असिस्ट द स्टेट्स ओनली इफ सो रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें जरूरत है कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि कई सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे स्टेट पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है उनके लॉ एंड ऑर्डर को। अगर स्टेट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उस केस में क्या करता है कि स्टेट ऑर्डर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमें और पुलिस फोर्स भेजिए, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एरिया, हमारा जो एरिया जो हमारे स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो चुकी है। यू कैन टेक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है मणिपुर में कि सॉरी असम एंड मणिपुर, आई एम रियली सॉरी, असम एंड मणिपुर का एंड नागालैंड और जो भी ज्यादातर सिचुएशन अभी रिसेंटली हुई है, यहाँ पे मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आपको सिचुएशन देखने को ही मिलती है। यहाँ पे क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप हमें और फोर्सेस भेजिए ताकि हम अपने यहाँ पे सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादातर पावर दी गई है, largely observe these limits. It is the central government who observes all these limits. In isolated instances, central government has deployed armed police unit to protect the central government institution. जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन है पर्टिकुलर स्टेट्स में, अगर उस राज्य में कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट हम लोग देखा हुआ किसी भी प्रकार का हो सकता है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मूवी, पद्मावत मूवी आई थी, उसमें भी प्रोटेस्ट था। जो भी प्रोटेस्ट में कई सारा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचता है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो वहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड कर देगी। इमरजेंसीज के दौरान, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसीज के दौरान क्या हुआ था, जब 1975 से लेके 77 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, वहां पे ये पावर दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्लेस कर सकता है और डिप्लॉयड कर सकता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स विदाउट रिगार्ड टू विशेस ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स की मंजूरी देना जरूरी नहीं है, स्टेट से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुझे आर्म्ड फोर्स इस पर्टिकुलर एरियाज में देना है, लेट्स टेक ए एग्जांपल। क्या हुआ कि अगर आप असम में हैं, असम में है, मेघालय में है, तमिलनाडु में है, ठीक, एक्सेट्रा। अगर आप इनमें हैं, हम लोग रिसेंटली एग्जांपल इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी इधर। अब बाई चांस से कभी कभार ये होता है कि लेट्स टेक असम में यूपीए की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और सेंटर में जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस केस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि हम अपनी जो फोर्स है, जो हमारे आर्म्ड पुलिस फोर्स है, आर्म्ड पुलिस फोर्स इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये चाहते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं असम में भेजेंगे, और असम में अगर ये भेजना चाहती है, वो जो भी लेट्स टेक यूपीए, असम में यूपीए की गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे हो रहा, लेट्स टेक जो सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एनसीआर, एनआरसी, इन जो एनआरसी हम लोगों को देखने को मिला असम के रीजन में, इस वेल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था, तो कई सारे विरोधी देखने को मिले, कई सारे विरोधी देखने को मिले हैं। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे जो अराइजेस हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस हो रहे हैं, वायलेंस की जो सिचुएशन आ रही है, इस वायलेंस की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर ये आर्म्ड फोर्स को भेजती है, आर्म्ड फोर्स को, और स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है, तो फिर क्या करेगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, वहां पे ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भेज भी सकती है और डिस्प्लेस भी कर सकती है, वहां से निकाल भी सकती है। वेस्ट बंगाल में कई बार आपने भी न्यूज में देखा होगा, ज्यादातर रहा हुआ है एग्जाम से पहले ही। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो फोर्सेस पढ़ेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये प्रिंसिपल नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसका मेन मकसद ये है कि लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड मैटर हमेशा होम मिनिस्ट्रीज के पास आते हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये सुपरवाइज करती है लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड एजेंसीज ऑपरेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको मेंबर भी बनाया गया है कई सारी स्टैंडिंग कमेटी का इसको मेंबर बनाया गया है, और अदर कमिटीज जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी से रिलेटेड जो कमिटी, उसमें होम अफेयर्स इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, कैबिनेट कमिटी एंड सो ऑन। कैबिनेट कमेटी के जो चेयरमैन है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द होम मिनिस्टर, लेकिन बता रहा हूँ एक मेंबर बनाया जाता है। तो मिनिस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद ऑल द मैटर पर्टेनिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पीस एंड ऑर्डर एंड स्टाफिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, द डेलिनेशन ऑफ द इंटरनल बाउंड्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। हम लोगों ने देखा होगा कि यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है। अगर बात करते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, लेकिन दिल्ली के जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी ये मैनेज करता है आईपीएस को। होम मिनिस्ट्रीज मेंटेन सेवरल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द पुलिस एंड सिक्योरिटीज। जो भी एजेंसीज हैं जो या तो वो पुलिस से रिलेटेड डील करती हैं या फिर सिक्योरिटीज जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डील करती हैं, मेन उसको मेंटेन किया जाता है होम मिनिस्ट्रीज के द्वारा। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इट इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली हम लोग के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स इज मेंटेन बाय द डिफेंस मिनिस्टर, नहीं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, बीएसएफ के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, और comes under the maintenance of the Ministry of Home Affairs. Police in the Union Territory are responsible for the police division, which also run the National Police Academy and Institute of Criminology and Forensic Science. Central Bureau of Investigation investigates crime that might involve public official or have ramification of the several states. हम लोग देखेंगे सीबीआई, आज सीबीआई इज द लास्ट टॉपिक इस क्लास में, जहाँ पे सीबीआई के बारे में देखेंगे ये इसका मेन पर्पस क्या था और अब इसको कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है और इसके क्या क्या इश्यूज रिलेटेड है।
तो आज के समय में हम लोग बात करते हैं तो सीबीआई का एक गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। इसको जो भी पावर, अगर यूपीए और एनडीए इज इन द पावर, एनडीए सेंटर में है, तो वो उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, अपोजिशन गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट, जो भी हाई प्रोफाइल मेंबर है उनके अगेंस्ट क्या करता है कि कुछ कोई भी केस को ओपन करा देता है बाय द सीबीआई। तो सीबीआई का क्या क्या रोल है, इसके रिस्यूज क्या है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी हम लोग देखेंगे इस क्लास में। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए, इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नन ऑफ द अबव। अब हमारा आता है वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखते हैं। यही हमारा टॉपिक है, दैट इज दी आर्म्ड फोर्स से लेके इंटेलिजेंस एजेंसीज तक। आज हम लोग कवर करेंगे अप टू सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, और इससे रिलेटेड जो भी अदर पार्ट बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। आर्म्ड फोर्स, आप आर्टिकल पढ़ते होंगे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। तो ये आर्म्ड फोर्स है, ये किसके लिए है? दे प्रोवाइड द सिक्योरिटीज टू द प्रेसिडेंट। इतना ही काफी है, सिक्योरिटीज टू द प्रेसिडेंट। आर्म्ड फोर्स के बारे में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तीन पार्ट्स की हैं, तीन टाइप्स की हैं। वो तीन कौन कौन सी हैं? असम राइफल। असम राइफल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। असम राइफल इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और इसके अलावा भी इसको किसके द्वारा क्रिएट है? जब ओल्डेस्ट है तो इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। असम राइफल, इसको ज्यादातर हम लोग इसके लाइक इसके दूसरा नाम है, दैट इज द फ्रेंड्स ऑफ हिली पीपल। फ्रेंड्स ऑफ हिली पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू द असम राइफल। तो ये क्या हम वो बोल सकते हैं, ऑपरेशनल अंडर द कंट्रोल ऑफ, ऑपरेशनल अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल मिलिट्री कमांडर। ट्री कमांडर। अब आपको डाउट होगा कि इसको किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है ये। अगर हम बात करते हैं असम राइफल के बारे में, तो असम राइफल किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है ये याद रखिएगा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हमारा है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ये किसके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दे आर असिस्टेड बाय
असिस्टेड बाय नेवी, इसको नेवी के द्वारा असिस्ट किया जाता है। और नेवी को देखिए अलग अलग इसके जोन दिए गए हैं। दे आर असिस्टेड बाय नेवी इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर एग्जाम में आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स में इसको असिस्ट किया जाता है, वी कैन से नेवी के द्वारा। एंड कंटेजियस जोन, कंटेजियस जोन, जो कंटेजियस जोन ये है दैट इज दी 12 to 24 नॉटिकल माइल। अब कंटेजियस जोन में इसको किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा, इसको असिस्ट किया जाएगा फिशरमैन इन डिस्ट्रेस। इन डिस्ट्रेस, अगेन वही बात, अगर हम बात करते हैं इसको एडमिन का, तो देखिए एडमिन तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे नेवी के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है तो इसका जो एडमिन होगा वो कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ये किसके लिए आया गया था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। दे कम्स अंडर रॉ, अंडर रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के बारे, रॉ इज द इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को क्यों लाया गया था, ताकि ये कॉवर्ट कर सकते हैं जो ऑपरेशन था इन चाइना में, टू कॉवर्ट ऑपरेशन इन चाइना। ये हमारे सारे के सारे हो गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। 3 टाइप्स के हैं इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाए सर असम राइफल किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कोस्ट गार्ड में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोस्ट गार्ड 2 इकोनॉमिक, लाइक एक तो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसको असिस्ट किसके द्वारा किया जाता है, और कंटेजियस जोन में इसको असिस्ट किसके द्वारा किया जाता है, फिशरमैन इन डिस्ट्रेस। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में के बारे में देखते हैं। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है दे आर द, ओके चलिए यहाँ पे फोर्सेस के बारे में ही पता है। पहला हमारा क्या है, CISF, जो हमारा पहला है दैट इज CISF। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा लाइक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पहले क्या होता था कि 2011 तक इसका जो नाम था दैट इज दी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसका ये नाम हुआ करता था 2010 तक, 11 तक। तो इसके बाद इसको ये नया नाम दे दिया है दैट इज द न्यू नेम ऑफ
न्यू नेम क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके अंतर्गत कई सारी हैं, जैसे कि हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस CISF, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इनके बारे में देख लेते हैं, चलिए एक एक करके। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस, ये कब आया हुआ था? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस it came into existence in 1969। अब मुझे ये बताइए 1969 में ऐसा क्या था कि इसको लाने की जरूरत पड़ गई थी? देखते हैं। तो इसमें क्या है, इट मूव्ड इनटू द न्यू एरियाज। शुरुआत में जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस, इसका काम क्या था? जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप नाम तो समझ में आ रहा होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट किया जाता था। लेकिन इसको नए एरियाज में दे दिए गए हैं। वो नए एरियाज कौन कौन से हैं? मूव्ड इनटू न्यू एरियाज। वो नए एरियाज हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटीज, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज हुआ, गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग में आपको CISF ही देखने को मिलेगा। मॉन्यूमेंट सिक्योरिटीज, मॉन्यूमेंट्स की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इन्हीं के द्वारा। BIP, दिल्ली मेट्रो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ, या फिर दिल्ली मेट्रो। इनको ये सारे नए नाम दे दिए गए हैं। देखिए, अब आपको ये समझ में आ रहा है इसका काम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस था। जब इसका काम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस था तो एयरपोर्ट सिक्योरिटीज इसको क्यों मिली? आपने बिल्डिंग को तो समझ में आ रहा है, चलिए ठीक, बिल्डिंग हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटीज क्यों मिली गई? इसके बारे में आपने गौर किया? क्या हुआ था शुरुआत में? सिंस 1999 से पहले क्या हुआ? 1999 में एक बवंडर आया। वो क्या था? 1999 में एक प्लेन था IC 814, इसको हाईजैक कर लिया गया। इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया 1999 में। जो हाईजैक होने के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, ये जो है हम एयरपोर्ट सिक्योरिटीज में भी हम लोग CISF को डाल दिया गया है, क्योंकि बाकी जगह ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट सिक्योरिटीज हो एंड सो ऑन। वहां पे इतना ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिला कि कुछ ऐसा चीज हो गया हो। 1999 में जो हाईजैक हुआ था उसके बाद ही एयरपोर्ट सिक्योरिटीज दी गई है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटीज, जितने भी इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं हर जगह CISF होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर हम लोग उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जहां पे CISF नहीं है और उस एयरपोर्ट को कौन हैंडल करता है, ये समझ लीजिए। पहला क्या है हमारा? ले श्रीनगर एयरपोर्ट। ले श्रीनगर एयरपोर्ट। दूसरा है हमारा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दीजिए इनको कौन हैंडल करता है? अगर CISF नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? दूसरा है हमारा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। एंड द थर्ड वन इज
गोवा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर हम बात करें ले एंड श्रीनगर, पूरा थल एरिया है, यानी कि थल सेना ही, दैट इज आर्मी। यहाँ पे इसका किसका रोल है, आर्मी कंट्रोल करती है। अगर पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर के पास पानी ही पानी मिलेगा, आपको पानी ही पानी मिलेगा चारों तरफ। तो यहाँ पे नेवी, यहाँ पे पानी भी है और थल भी है, तो हम लोगों ने ये तो ऑलरेडी चूज कर लिया। बचा कौन सा है, एयरफोर्स। एयरफोर्स, तो ये 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जहां पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस तैनात नहीं होती है। वो 3 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम में अगर आ जाए या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप वहां पे बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन कब हुआ, इस पुलिस फोर्स को कब बनाया गया, अगर हम बात करें तो इस फोर्स को बनाया गया 27 जुलाई 27 जुलाई 1977। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके कुछ खासियत क्या क्या है। एक तो इट इज द बिगेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिगेस्ट पुलिस फोर्स है। लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द कंट्री। सीआरपीएफ को हर जगह आपको देखने को मिलता है। फोर्स इन द कंट्री। इसने क्या क्या काम, सेंट्रल सीआरपीएफ आया किस लिए था, किस कौन कौन से चीजों के लिए, इसके बारे में आप देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारा है एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन। एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन, ANO, and the second one is counter insurgencies operation. काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर देखने को मिलेगा। हमारा जो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे जितने भी इंसर्जेंसीज देखने को मिलते हैं, इंसर्जेंसी मतलब यही होता है कि अगर आप अपने देश में रहते हुए ये विवाद करें कि हमें यहाँ से अलग होना है, सो ऑन कई सारी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड द इंसर्जेंसीज। नेक्स्ट, अब उसी का ही पार्ट है, नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965, 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे इसका बताया नहीं किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं ये हमारे। और इसका जो एडमिन है
जिसको एडमिनिस्ट्रेशन इसका किसके अंतर्गत में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसका एडमिन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन MHA। इसको लाने की जरूरत क्या थी, 1965 में इसको लाने की जरूरत क्या थी, आप समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, ठीक। वहां पे कई सारे इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि इन एडुकेंसीज ऑफ द एग्जिस्टेंट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसी की वजह से ये वॉर हुआ। तो लाने की बजाय इसकी बिकॉज ऑफ इंडो पाकिस्तानी Indo-Pakistani War of 1965, I'm really sorry for that, demonstrated the inadequacy of the existence, उस समय जो भी वहां पे पुलिस फोर्स, जो बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको किया एग्जिस्टेंस बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे देखने को मिलती हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखोगे। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर, और वो भी कौन कौन से, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको और कहीं पे भी नहीं डिप्लॉयड किया जा सकता है, इसको और कहीं पे भी डिप्लॉयड ऐसा भी नहीं है। क्या हुआ था कि 1989 में एक इंसर्जेंसीज आई हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, इंसर्जेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय क्या हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए ना कि केवल इनका काम ये, देखिए मेन काम जो है वो तो बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए ही बनाया गया है इसको, लेकिन इसको अदर चीज में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा हुआ था 1989 में जो इंसर्जेंसीज आई हुई थी, वहां पे इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस भी वही सेम चीज कब आया होगा, जब इंडिया और चाइना का वॉर था। तो इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 में इसको गठन किया गया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसको कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कौन से एरियाज में इसको डिप्लॉयड किया गया, दैट इज दी काराकोरम, काराकोरम पास इन लद्दाख टू चालेपाला इन अरुणाचल।
यहाँ पे आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस देख सकते हैं। इसके अलावा इसको और कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है। ब्रॉट आउट फॉर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन, ब्रॉट आउट फॉर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन। एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के लिए इसको लाया गया और फिर इसको मतलब मेन काम ये भी है, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन भी है इसका। और इसके अलावा भी हम लोग को देखते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से तैनात रहती है। नेक्स्ट हमारा है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल को सेटअप किया गया था इसको सेटअप किया गया था 1969 में, सॉरी 1963 में। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, MHA। और देखिए सशस्त्र सीमा बल को इंडो भूटान और नेपाल बॉर्डर पे ही लगाया जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि ज्यादा मुश्किल जगह इसको नहीं तैनात किया जाता है। इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल बॉर्डर, यहाँ पे ही इसको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, और इससे ज्यादा हम सशस्त्र सीमा बल में और कुछ है नहीं, कोई सिचुएशन ही नहीं उत्पन्न होती है तो देखेंगे क्या। नेक्स्ट हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके दो पार्ट हैं, रेलवे प्रोटेक्शन यूनियन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन रेलवे प्रॉपर्टी, दो है। रेलवे से रिलेटेड है तो आप उम्मीद लगा ही सकते हैं। देखिए कभी कभार उम्मीद सही हो जाती है लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ पे जो इसका जो एडमिन होगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट आपको ये डाउट होगा कि इसको हेडेड किसके द्वारा किया जाता है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को अगर हम बात करते हैं, उसके दो पल्लू हैं। पहला क्या है? यूनियन फोर्स। दूसरा है सॉरी, यूनियन फोर्सेस को ये प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट रेलवेज प्रॉपर्टीज। रेलवे प्रॉपर्टी को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है? हेडेड बाय जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट में। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल जो कि IPS ऑफिसर होता है, वो इसको हेड करता है। आपने एक चीज और देखी होगी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, कोई GRP का टैग लगा के चलते हैं, तो वो GRP है क्या? अगर हम बात करते हैं GRP का, तो व्हाट इज GRP? GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस।
गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अब आपको ये समझ में आ रहा हो, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है? नहीं, इसको हेड किया जाता है स्टेट पुलिस फोर्स के द्वारा। ये किसके अंतर्गत? स्टेट पुलिस फोर्स। स्टेट पुलिस फोर्स के द्वारा इसको हेड किया जाता है। नेक्स्ट, रायट एक्शन फोर्स। रायट एक्शन फोर्स यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। अंडर यूनियन गवर्नमेंट। एंड रैपिड एक्शन फोर्स जो है, ये राइट है, ये राइट। एक होता है रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर बात करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की, तो रैपिड एक्शन फोर्स स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और इससे रिलेटेड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ काफी है। और जो चैप्टर, जैसे कि मैं आपसे पहले बोला था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। आप मुझे आंसर फॉरवर्ड कर दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल में। उस पर जो भी आपके फीडबैक है, मैं आपको फीडबैक जरूर प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, और इसका काम ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जितने भी हमारे जो हाई लेवल प्रोफाइल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर्स। तो आपके दिमाग में ये होगा कि क्या हम इस पे स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की जॉब कर सकते हैं? इसका फॉर्म हम तो आता नहीं है, तो हम लोग वो देखेंगे इसका फॉर्म क्यों नहीं आता, क्या है ये। established 1985, responsible for the protection of prime minister and top official। टॉप ऑफिशियल्स आप ले सकते हैं, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, या फिर नेशनल NSA, नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर अजीत डोवाल जी, इन सबको ये स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है। इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये पूल्ड सर्विस है, पूल्ड सर्विस। आपने जो भी एग्जाम दिए हैं उन्हीं में से छांटा जाता है, और ये किस किस को मिलता है इसके बारे में भी देख लेंगे। ये पूल्ड सर्विस, दैट इज द नो ओपन एग्जाम और रिक्रूटमेंट। नो ओपन एग्जाम और रिक्रूटमेंट। एक तो पीएम को मिलता है, और पीएम के जो भी ब्लड रिलेशन ऑफ पीएम, ब्लड रिलेशन ऑफ पीएम, पीएम के जितने भी ब्लड रिलेशन हैं, जैसे उनकी माता, भाई, बहन, भाभी, इन सबको। इसके अलावा भी एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाता है। नेक्स्ट काफी ज्यादा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। देखिए, आधा मैं ये भी नहीं कर सकता था कि आधा उसको वहां पे पढ़ा दो, फिर उसको प्रॉपर फ्लो बिगड़ जाता है अगर हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। established 1984। इसका काम ये था कि टू टैकल द टेररिज्म इन द कंट्री। टेररिज्म इन द कंट्री। और एंटी हाईजैकिंग। नेक्स्ट हमारा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आप समझ में आता होगा किसके अंतर्गत, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, दैट इज द अथॉरिटी एक्ट 2005। इसका काम क्या है, जो भी पोस्ट डिजास्टर्स के बाद एक रिलीफ ऑपरेशन चलाता है। आपने देखा होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से जहां जहां डिजास्टर आया हुआ है, चाहे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, वहां पे आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही ये कमांडर ऑफ बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। ये क्या है, 2009 में क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया गया। क्या, इन 2009 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्ड दस कोबरा। ये कुछ नहीं है, 10 कोबरेज हैं। ये इनका काम ये है, ये ट्रेन करते हैं, दे आर लाइक, इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है जितने भी जो गुरिल्लाज वॉरफेयर देखने को मिलते हैं। गुरिल्लाज वॉरफेयर को अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एक गुरिल्ला वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं, साउथ साइड में इसका काफी ज्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो देयर इज वन मूवी, एक मूवी आई हुई थी साउथ के ही एक्टर की थी, अगर आपने वो देखा हो, और इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एग्जाम्पल। आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट मूवी। आप उसको सर्च करिएगा, उसमें उस एक्टर की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे ये गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया जाता है, और ये बनाया गया था स्पेशल फोर्स फॉर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन and trained in गुरिल्ला वॉरफेयर। देखिए क्या है, अब आप समझ में आ रहा हो, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि नक्सलवादी जो है, हम लोगों को पता नहीं रहता वो कहाँ क्या है, कहाँ पे है, और किस तरीके से वो यूज किया करेंगे अटैक करने के लिए। तो गुरिल्ला वॉरफेयर में अगर आप देखेंगे कि रेत के अंदर घुस जाते हैं, रेत के अंदर उनका ज्यादातर जो लोग हैं अपने आप को ऐसे बनाएंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो वो 10 कमांडर का अप्रूव किया गया था 2009 में। सो दे आर द लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, और 2009 में इसको गठन किया गया था। नेक्स्ट एजेंसीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज दी
अच्छा, ओ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारी एजेंसीज हैं सेंट्रल एजेंसीज। सेंट्रल एजेंसीज में है पहला हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्रिएट किया गया था क्रिएटेड इन 1986। 1986 में इसको क्रिएट किया गया था। इसका अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और नारकोटिक्स, यहाँ पे जितने भी लिक्वर प्रोहिबिशन से रिलेटेड केसेस आते हैं वो यही डील करता है। एंड इसके अलावा भी ये एनफोर्स करता है एनडीपीएस। एनडीपीएस एक्ट 1985। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये एनडीपीएस है क्या? व्हाट इज दिस एनडीपीएस? आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं एनडीपीएस, दैट इज द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये हमारा है एनडीपीएस एक्ट 1985। ये एनफोर्स करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस एक्ट के से ही तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया 1986 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करते हैं, ये है क्या? अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का देखा जाए सो ये इंटर स्टेट क्राइम रिपोजिटरी को देखता है। इंटर स्टेट क्राइम रिपोजिटरी act as a database for interstate crime और इसको बनाया गया था established 1986 में इसको भी स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारी एजेंसीज हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एनआईए, ये है क्या? इसको कब आया था तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको बनाया गया था established in 2008 और किससे, कौन सा? बाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 एक्ट आया है। फिर इस एक्ट के थ्रू हम लोग ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनाई 2008 में ही। क्यों? क्योंकि मुंबई का जो अटैक हुआ था तभी, आफ्टर मुंबई अटैक, जो ताज अटैक हुआ था उसी के बाद ही इस चीज का गठन किया गया। अब बात यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये किस तरीके से केसेस को पिकअप करती है, ये केसेस को कैसे पिकअप करती है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। हाउ NIA पिकअप केसेस।
केसेस को उसको किस तरीके से इसको मिलता है, स्टेट्स टू सेंटर, स्टेट सेंटर को देती है एंड सेंटर में डायरेक्टली, सॉरी, या तो स्टेट से सेंटर के पास आ जाएगा या फिर सेंटर में डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट इसको सेंटर से मिलेगा, जो कॉमन सी बात है। अगर स्टेट सेंटर को भेज रही है तो फिर सेंटर तो से तो केस आएंगे ही आएंगे एनआईए के पास। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसको गठन कब किया गया था, इसको बनाया गया था 1963 में अंडर दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन, सॉरी स्पेशल पुलिस, in 1963 under Delhi Special Police under Delhi Special Police. Establishment Act 1946, ये क्या है, ये इस चीज से रिलेटेड है, याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, जो दिल्ली स्पेशल लाइक स्पेशल पुलिस एक्ट आया हुआ था 1946 में, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का गठन किया। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और जो भी करप्शन जितने भी आएंगे, करप्शन कौन कौन से करप्शन देखता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सबके भी करप्शन, अगर आपने भी करप्शन किया तो आप पे भी ये एजेंसी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स, ये किस तरीके से केसेस को लेता है, ये किस तरीके से ये केस को लेता है। जो भी केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फॉरवर्ड कर देती है, हैंड ओवर टू सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट केसेस को हैंड ओवर कर देती है सीबीआई के पास। अब इस चीज में इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला इश्यू, एक तो मैन पावर प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज द मैन पावर प्रॉब्लम। इसका गलत मिसयूज, मतलब गलत यूज किया जा रहा है, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है सीबीआई का। मैन पावर प्रॉब्लम, दूसरा, ट्रेनिंग इज नॉट वेरी मॉडर्न, इसकी जो ट्रेनिंग है वो मॉडर्न भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसका जो डिपार्टमेंट है ये सबसे कंप्लीटली डिफरेंट है कि इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, comes under Department of Personnel and Training। इसलिए सबसे ज्यादा जो इश्यूज है हम लोग देखते हो, देखिए
इलेक्शन के टाइम में सीबीआई का बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सीबीआई की जांच हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इसके अलावा भी, इलेक्शन के अलावा भी, हम जब इलेक्शन रिजल्ट हो जाता है उसके बाद भी सीबीआई की जांचें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इसका एक गलत मिसयूज किया जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में है तो वो उसके अगेंस्ट जो भी पार्टीज होगी उनके खिलाफ केसेस ओपन करा देगा, कोई पुराने केसेस। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लालू प्रसाद। चलिए वो तो उन्होंने गलत किया लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन वही है कि अपोजिशन में थे इसलिए केसेस बन गया, अगर वो पार्टी पावर में होती तो केसेस नहीं बनता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक, इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसी का ही पार्ट रहेगा, वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, and which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL.